मंशूर हमारा जो है वो अवाम दोस्त पार्टी का वो कायदे आजम के 14 निकात की तरह 14 नुकात पे मुश्तमिल है और हम पाकिस्तान में नया निज़ाम चाहते हैं, नए निज़ाम की वाहिद आवाज़ हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी अवामी मकबूलियत हद दर्जा हो और उसका लीडर जो है वो बेहतरीन, उसने पर्सनली बेहतरीन डिलीवर किया हो, उसके आगे बढ़ने का टाइम है। उस वक्त जो है वो उसके सारे जितने भी उसके साथ अटैच लोग हैं वो एक एक करके तितर बितर हो जाए। हम पहले भी बहुत सुना है हमने, वो रियासत मदीना और कायदे आजम का पाकिस्तान और ये और वो। आपको चक्कर तो नहीं दे रहे हम को आप भी, के वो उस तरह का ट्रैप करके तो फिर आप भी इस तरह से बांसुरी बजाते रहे जैसे पहले बजाते रहे सारे। अफसोसनाक ये हमारे कि आपका मुल्ला भी जो है अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहा। वो इल्मी काम, जो फिक्री काम है, जो उसके जिम्मे है, वो उनको अंजाम देने से कासिर है। जो सोशल सेक्टर है ना, वो गवर्नमेंट के साथ एक पैरेलल निजाम है पूरा। अगर आपने ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली लेके आनी है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है ना वो गवर्नमेंट इन पावर हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। उससे ज्यादा काम जो है ना वो आप पावर के बगैर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो जो जितना आप कर सकते हैं उतना तो डिलीवर करें ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सुहेल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं अवाम दोस्त पार्टी पाकिस्तान के हेड ऑफिस में और मेरे साथ हैं अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी जहांज़ेब चौधरी साहब। जौन से हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर तो हैं ही और सियासत पर इनकी गहरी नज़र है। उसके साथ साथ ये सोशल वर्क करते हैं, समाजी खिदमात में इनका बहुत नाम है और रियल एस्टेट में बहुत इनका एक बड़ा एक नाम और मुकाम है और उसमें बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं। इनकी पॉलिटिकल अप्रोच के बारे में, इनके समाजी खिदमत के हवाले से जो उनका नुक्ता नज़र है उसके हवाले से और पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल हैं उनके ऊपर आज हम इनसे नशिस्त रख रहे हैं, इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम बहुत ममनून हैं आपके चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप ज़रा ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपकी जो पार्टी है अवाम दोस्त पार्टी, इसके कोई जो फ़ीचर्स हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट नुक्ते हैं जो आपने सोच रखे हैं या आपके मंशूर का जो हिस्सा है उनके बारे में आगाह करें। सोहेल अशरफ साहब, बहुत बहुत ममनून हूँ मैं आपका। आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बड़ा नाम है, बड़ी कतवर पर्सनैलिटी हैं और आपका काम भी जर्नलिज्म है उसकी भी बहुत तहसीन है। हमेशा ही आप हमारे लिए इंस्टीट्यूशन के तौर पे हमारे सामने रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतें दे। मंशूर हमारा जो है वो अवाम दोस्त पार्टी का वो कायदे आज़म के 14 निकात की तरह 14 नुकात पे मुश्तमिल है और हम पाकिस्तान में नया निज़ाम चाहते हैं, नए निज़ाम की वाहिद आवाज़ हैं। हम पाकिस्तान में जो जिस तरह से आइन का दिबाचा कहता है कि हाकमियत अल्लाह की है, जब हाकमियत अल्लाह की है तो फिर जमहूरी निज़ाम नहीं है, फिर अल्लाह का निज़ाम है यहाँ पे और कुरान सुन्नत के कोई भी कानून मुनाफी नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि कुरान सुन्नत के कोई भी कानून यहाँ पे मुनाफी ना बने। तो इसी की हम आबियारी करेंगे, इसी की के लिए स्ट्रगल है सारी और इसी को लेके चलना चाहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये जो निज़ाम की तब्दीली की आप बात करते हैं, बेशक ये बहुत खूबसूरत और बड़ा इम्प्रेसिव नारा है और ये नीड ऑफ टाइम है फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब से पाकिस्तान बना है। लेकिन आज तक वो जो तब्दीली है ना वो बदकिस्मती से हुई नहीं। अभी रिसेंटली हमने देखा तहरीक इंसाफ ने बहुत नारा लगाया तब्दीली का और हकीकी तब्दीली का और आज़ादी का और ग़ुलामी से निजात का, लेकिन जो रवैया देखने में आया उन लोगों का और जिस तरह से उन्होंने एक हार्श मोड पर वो चले गए, उसके नतीजे में हमने देखा कि वो कुछ और हो गया, उसके साथ मामला ही ख़राब हो गए। तो निज़ाम को तब्दील करने के लिए आप की जो वर्किंग है वो क्या है, उसका ज़रा थोड़ा सा बताएं। आपने जो बात की है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी डायमेंशंस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आता करूं सारी चीज़ों का। निज़ाम की तब्दीली के लिए पहली बात तो ये कि ट्रैक होना चाहिए जी। अच्छा, ये जो निज़ाम है इस वक्त मौजूद निज़ाम है, इसकी तब्दीली की क्यों ज़रूरत है, पहले ये देखना पड़ेगा। एक चलता फिरता निज़ाम जो है वो कहते हैं कि निज़ाम कोई ख़राब नहीं होता, बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, ऐसा नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम जो है वो फ्यूडल का निज़ाम है। अच्छा, जब ये 71 का आइन बना तो भुट्टो साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि वो मुल्क को सदारती निज़ाम की तरफ, जिस तरह से कायदे आज़म ने फरमाया था कि मुल्क जो है वो सदारती निज़ाम और 1 यूनिट की तरफ जाएगा, तो वो कायद के फरमान के मुताबिक फॉलो करते, या फिर जो सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, जो फ्यूडल्स हैं, जो सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, या फिर उनको फॉलो करते। तो उन्होंने चूँकि प्रेशर बहुत था सियासी हल्कों का और वो भी चूँकि लोगों नीचे से सारे जो ईमान में बैठे हुए थे उस वक्त भी, और सिस्टम के सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो भी सारे चूँकि फ्यूडल थे और सारे ही
जो है तबकाती तकसीम के अलमबरदार थे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि इस यहाँ पे पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को ही जो है वो लेके आगे चला जाए। चूँकि ये सारे जो हैं वो सिस्टम से शक करते हैं, ये वो अकास बेलें हैं जो इस निज़ाम से फ़ायदे लेती हैं, ठीक है। तो ये चिमटे हुए थे निज़ाम को, तो इन्होंने बेहतर समझा कि हम अपने मफादात की तरफ जाएंगे, हम मुल्की मफादात को मुकद्दम नहीं समझते और हमें अपने मफादात से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं है। तो इस वजह से इसी को कंटिन्यू किया गया। तो हम ये समझते हैं कि चूंकि ये निज़ाम जो है वो फ्यूडल्स को, सरमायादारों को, जागीरदारों को और ऐसे तबकात जो पावरफुल रहना चाहते हैं उनको ये सपोर्ट करता है, तो इस वजह से इस निज़ाम को ही नहीं होना चाहिए। जब ये निज़ाम ही नहीं होगा तो इसके जो इसके स्टेक होल्डर है अल्टीमेटली वो उनका फेलियर होगा। तो इसके बदले में एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो निज़ाम मजबूत हो, ये निज़ाम कमज़ोर है और इसके स्टेक होल्डर मजबूत हैं। हम चाहते हैं कि निज़ाम ऐसा हो जो निज़ाम मजबूत हो और स्टेक होल्डर जो है वो निज़ाम के नीचे काम करें। अच्छा, इसके लिए 2-3 चीज़ें, एक तो बड़ी क्लैरिटी हुई है आपकी बात से और बड़ी अच्छी बात है कि आप फ्यूडलिज्म जो उनसे है ना उसको ट्रैश करना चाहते हैं, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। एक वजह ये हो सकती है, दूसरी और भी काफ़ी सारी रीज़न है, लेकिन बड़ी वजह यही है कि तबकाती तकसीम जो है, ये जो निज़ाम को हम बात करते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि कोई इनकलाब आना चाहिए? और वो इनकलाब अगर हम लाने की कोशिश करते हैं तो वो कौन सा इनकलाब होगा? क्या वो ब्लड शेड हो या लोगों की सोच में तब्दीली की बात हो? अगर सोच में तब्दीली है तो उसके लिए हमारे पास क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं? तो ये तब्दीली जो है निज़ाम की तब्दीली, और इस निज़ाम जिसमें बहुत कुछ है, आपने बड़ा एक इनडायरेक्ट बात की है कि जब एक फ्यूडल या एक ताकतवर जो सा है वो ऊपर होगा और बाकी चीज़ें उसके नीचे होंगी, दैट मीन्स के लॉ लेसनेस जो सी है उसका खात्मा होना चाहिए। कानून की बालादस्ती की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तब्दीली के लिए जो एक हम जिसको इनकलाब का नाम दे सकते हैं, तो वो किस किस्म का आपके ख्याल में होना चाहिए? इस वक्त निज़ाम में, इसी निज़ाम के अंदर रह के जो तब्दीली की बात करता है वो झूठ बोलता है आवाम से। वजह ये है कि सिस्टम के स्टेक होल्डर अगर वैसे के वैसे ही रहें, मतलब और मोडेलिटीज अगर सेम की सेम रहें। आप जरा थोड़ा सा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये है कि खान साहब ने फिर झूठ बोला, ऑब्वियसली झूठ बोला, क्योंकि इस निज़ाम के आप देखिए ना 3.5 साल की जो गवर्नमेंट है इमरान खान की, वो आपके सामने है कि पर्सनली इमरान खान अगर मरकज में बैठ के उसने 2, 4, 5 स्टेप्स लिए हैं तो वो अपने पर्सनल लेवल पे लिए अवामी मफादात के लिए। सही। बाकी जितने भी उसके स्टेक होल्डर नीचे काम करने वाले थे वो करप्शन उन्होंने बढ़ाई, वो करप्शन में एक नंबर आगे बढ़े, वो उन्होंने डिलीवरी में वो 10 स्टेप पीछे गए, और वो आप जब बंदरबाट हुई है सारी और इस वक्त तकसीम हुई है, तो आप देख लें कि वो सारे अपने अपने बिलों की तरफ वापस मूव कर गए और भाग गए यहाँ से। तो आप ये देखिए, ये निज़ाम का फेलियर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी अवामी मकबूलियत हद दर्जा हो और उसका लीडर जो है वो बेहतरीन, उसने पर्सनली बेहतरीन डिलीवर किया हो, उसके आगे बढ़ने का टाइम है, उस वक्त जो है वो उसके सारे जितने भी उसके साथ अटैच लोग हैं वो एक एक करके तितर बितर हो जाए। तो ये ऑब्वियसली इस निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरा मैं आ जाता हूँ, आपने जो सवाल किया कि क्या ब्लड शेड होगा तो तब्दीली आएगी। देखिए, आप दुनिया की तारीख पढ़ ले, आपको दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा इनकलाब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से आपको जो है ना वो इनकलाब नजर आएगा। लोग बात करते हैं कि जी आप कैसे मिसाल दे रहे हैं, देखें वो नबी थे, लेकिन उन्होंने ग्राउंड लेवल पे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और उस तबके में जहां पे बुतों की पूजा होती थी, रिजट थे लोग और कबाइल थे, पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट 0 था, उस माहौल में उन्होंने एक निज़ाम तब्दील किया और एक पत्ता तोड़े बगैर किया। नहीं, आपने बड़ी चॉइस ऑफ खूबसूरत बात की है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि वो जो इनकलाब है जो फतह मक्का की शक्ल में आया कि आपने शहर फतह कर लिया, उसी शहर को जिसने उनको निकाल दिया था, और फतह मक्का के बाद आपने आम माफ़ी का ऐलान किया। यहाँ पे एक और मैं इजाफा कर देता हूँ। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बाद जो है वो आपके पास दूसरी मिसाल कायदे आज़म की है, जिन्होंने इतना बड़ा पाकिस्तान बनाया और एक बंदा जो है वो शहीद नहीं किया। वो अजीम लीडर जो है उसने ना कोई वायलेंस की बात की, उसकी आवाज़ गरजदार थी, स्मार्ट था, उस गरजदार आवाज़ के साथ, उस ठहराव के साथ उसने, जब लिटरेसी रेट 12% था, 11% था, उस लिटरेसी रेट के साथ उसने 5 सूबों पे, 6 सूबों पे मुश्तमिल एक मुल्क जो है वो किससे आज़ाद कराया? सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी से। और किससे आज़ाद कराया?
कॉलोनियल सेटअप से जो पूरी दुनिया में मौजूद था और जो इस्लाम के मुस्तकिल मुखालिफ हैं उनसे एक जो ना नए पाकिस्तान की आबियारी की, और वहाँ पे भी आपको ब्लास्टिंग का ज़रा भी नजर आता है। डर लगता है कि आपने दो बड़ी मिसालें दी हैं, एक आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी, फ़तह मक्का की बात आपने की, उस इनकलाब का तज़किरा किया, फिर उसके बाद आपने जिना की बात की और पाकिस्तान के क़याम की बात की। तो हम पहले भी बहुत सुना है हमने, वो रियासत मदीना और कायदे आज़म का पाकिस्तान और ये और वो, तो कहीं वो उस आपको चक्कर तो नहीं दे रहे आवाम को आप भी कि वो उस तरह का ट्रैप करके तो फिर आप भी वही उस तरह से बांसुरी बजाते रहे जैसे पहले बजाते रहे सारे? अच्छा, पाकिस्तान का ना जो आइन है ना, वो उसकी पहली क्लास है कि हाकमियत अल्लाह की है। जब अल्लाह की हाकमियत है तो फिर जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत है फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अच्छा, ठीक है, मतलब ये जमहूरियत ये है। नहीं जी, अल्लाह के जब देखें निज़ाम अल्लाह का है तो आप जमहूरियत की बात ही नहीं कर सकते। जमहूर कुछ नहीं है। खालिद से ज्यादा नहीं सर, लेट मी कंप्लीट। खालिद से ज्यादा तखलीक के बारे में कोई बेहतरीन फैसला कर ही नहीं सकता, ना कोई निज़ाम दे सकता है। तो कायदे आज़म से किसी ने पूछा कि पाकिस्तान आप बना रहे हैं तो पाकिस्तान में आइन क्या होगा, तो आपने फरमाया कि हमारे पास तो पहले से बना बनाया आइन मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइन। तो आइन तो वही रहेगा। जब आप कहते हैं हाकमियत अल्लाह की, तो अल्लाह का कानून ही चलेगा। और कहा कि कोई भी कानून कुरान सुन, ये क्लास पहले थी कि हर कानून पाकिस्तान का आइन का दिबाचा है कि हर कानून कुरान सुन्नत के मुताबिक होगा। बाद में इसमें एक्सेप्शन क्रिएट की गई और एक्सेप्शन थी कि कोई भी कानून कुरान सुन्नत से बालातर नहीं होगा, कोई भी कानून कुरान सुन्नत के मुखालिफ नहीं बनेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि चले ऐसे ही हो। लेकिन वो सर बात यह है कि आपकी बात कर रही है, हाकमियत तो अल्लाह की है, हमारे आइन में भी ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखी हुई है और तमाम हुक्मरान भी ये बात कहते हैं। लेकिन अल्लाह की हाकमियत को इस्तेमाल तो इंसानों ने करना है, नुमाइंदगी तो वहाँ पे इंसान ही करेगा। तो वो जो नुमाइंदगी करेंगे इंसान, व्हाट शेप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें दो ही बातें ना जी। देखें, एक खिलाफत का नमूना है, एक मलूकियत का नमूना है। 4 खलफाए राशिदीन के बगैर जो टाइम आपको बाकी जो जितना भी टाइम नजर आता है वो मलूकियत ही नजर आती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन 4 खलफाए राशिदीन ने भी जो स्ट्रक्चर बनाया ना, उसमें भी अवामुन नास मतलब खवास ही थे चले, लेकिन खवास ने भी वो भी अवाम में से थे, उन्होंने फैसला किया और फिर एक खलीफा आ गए। तो इस्लाम इतनी देखें, ये तो आपके आज के अगर लोग आपके उलमाए कराम जो हैं वो इतने जिम्मेदार हों और इतने पढ़े लिखे हों तो वो ज़रूर डिस्कस करें कि हम नए निज़ाम पे इज्तिहाद कर सकते हैं, चाहे वो अवाम से वोटिंग का निज़ाम ही हो, तो वो इस्लामी हो जाएगा। अगर सारे आपके जो है उलमाए कराम इज्तिहाद कर लें उसके ऊपर तो वो क्या इस्लामी नहीं रहेगा, वो कोई जमहूरी रहेगा। तो अफसोसनाक ये हमारा है कि आपका मुल्ला भी जो है वो अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहा। वो इल्मी काम और जो फिक्री काम है जो उसके ज़िम्मे हैं वो उनको अंजाम देने से कासिर है। आई एम सॉरी टू से यहाँ पे ये एक नया कट्टा ना खुल जाए कि मैंने हमारे मुल्ला को चैलेंज कर दिया, लेकिन सच यही है, कौन को ये मानना चाहिए। दूसरी बात ये कि बेशक जमहूर से ही आए, लेकिन हम पाकिस्तान में सदारती निज़ाम चाहते हैं जो इस्लाम से ज़्यादा करीबतर है, और हम चाहते हैं कि डायरेक्ट अवाम जो है वो अपने लीडर को चुने। हम कहते हैं कि गैर जमाती निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि कुरान कहते हैं बात उसमें जमीन वाला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में ना पड़ो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब ये देखिए, ये जो जमाती तकसीम है यही आइन के मुनाफी है, आपके दिबाचे के मुनाफी है। अच्छा, ये कुरान सुन्नत के मुनाफी है। हमारी सर प्रॉब्लम ये है कि गैर जमाती निज़ाम का तजर्बा हमने किया जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, उसमें फिर ये है कि और भी ज़्यादा तकसीम सामने आती है, बरादरीइज़्म आ जाता है, पता नहीं क्या। अलमनाक ये है कि हमारा सदारती निज़ाम जो है वो जितनी दफ़ा भी राइज रहा पाकिस्तान में वो आमराना अदवार में रहा, और इसी वजह से यही सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। अफसोसनाक अमर ये है कि सिविल सुपरमेसी में और पब्लिक सुपरमेसी में ये निज़ाम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इसको पब्लिक सुपरमेसी में या जमहूरी सेटअप में इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। तो अगर अवामी लेवल पे ये इम्प्लीमेंट होता तो अल्टीमेटली इसकी सम्राट जो है वो लोगों तक जाते, और वो इन्होंने नौबत आने नहीं दी, सिस्टम के स्टेक होल्डर्स ने आने दी। और अभी भी सबसे ज़्यादा जो है वो हमें रेजिस्ट यही करेंगे, ये फ्यूडल्स जो निकलते हैं तो अपने साथ अपनी ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे लोगों के जत्थे लेके निकलते हैं, तो अभी भी ये लोगों को करेंगे। लेकिन हम जो है वो कहते हैं कि मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने तो अपना काम करना है, हमने तो शौरी सफ़र जो शुरू किया है हम उस पर उसकी आबियारी करेंगे। अच्छा साहब, इसमें छोटा सा एक बात आ जाती है, अभी हमने देखा तुर्की में इलेक्शन हुए और सदारती इलेक्शन हुए और तैयब अर्दवान को लोगों ने डायरेक्ट वोट किया उनको। इस तरह से यूएसए में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, लेकिन वहाँ पर बाकायदा पार्टीज़ हैं। तुर्की में भी पार्टी है, एक पार्टी है, अमेरिका में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, और वहाँ पे सदर के लिए नॉमिनेशन होती है। आप जब इसके साथ ये बात कहते हैं कि नॉन पार्टी मामला हो, तो फिर
कहाँ से सिलेक्शन आएगी, कौन करेगा? तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा कि जी मैं भी सदर के लिए उम्मीदवार हूँ। देखिए जी, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो खालिक के कानून की बात कर रहा हूँ। जब कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फरका में ना पड़ो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, तो मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि खालिक कहता है कि आपकी कामयाबी जो है वो इत्तेहाद में है। जब खालिक ये कहता है तो फिर मैं जमाती तकसीम का नहीं, अफसोसनाक अमर है कि मैं जमाती तकसीम के सिस्टम में मौजूद और मुझे जमात बनानी पड़ी और मैंने उसका नाम अवाम दोस्त पार्टी रखा है। वरना मैं कभी भी जमात बनाता ही ना। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोई जमात ना हो, और अगर गैर जमाती सिस्टम में कोई अगर फ्लॉज हैं तो उन फ्लॉज को एड्रेस किया जाए, मुआशरती हिसाब के साथ वो एड्रेस हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल के इतने बड़े सेटअप में उन्होंने किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो तो उनकी तो बात बड़ी एक्सेप्शनल है। उन्होंने कबाइली निज़ाम के अंदर एक दीन को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और उस दीन में फिर उनके बाद नॉमिनेशन आ गई अबू बकर सदीक की, और उसके बाद हज़रत उमर और उस्मान और ये सारे आते रहे, नॉमिनेशन होती रही। खिलाफत के ऊपर जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उनकी राय और मुशावरत आती रही। लेकिन हमारे यहाँ पे कायद-ए-आज़म ने भी अगर ये सारा कुछ किया है तो उन्होंने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर ही किया। देखिए अल्टीमेटली मुस्लिम लीग थी ना। जब आपका जिसे कह लें कि आपकी जमीयत में इतनी ज़्यादा वसअत आ जाती है कि करोड़ों अरबों में आप लोग चले जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉमिनेशन के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सर देखें, जैसे आपने भी बेफिया को मजबूरन किया है या जैसे भी किया है, अवाम दोस्त पार्टी का आपने प्लेटफॉर्म लिया। आप कल को अगर वो हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो अवाम दोस्त पार्टी की तरफ से आप खड़े हो सकते हैं, मुस्लिम लीग की तरफ से कोई और खड़ा हो सकता है, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई और आ सकता है, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई और आ सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होंगे तो कहाँ से कौन आएगा? ये मैं आपसे पूछना। बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, जो कायद-ए-आज़म की आपने बात की ना, वो तो दो कौमी नजरिया है ना, वो तकसीम करता है। तो वो कांग्रेस एक तरफ और मुस्लिम लीग एक तरफ, तो वो आप यूं समझ लें कि मुसलमान और दो अलग-अलग जो कौमें थी, अकवाम थी, लेकिन उनका मामला अल्टीमेटली स्लोगन दिया मुस्लिम लीग का स्लोगन दिया उन्होंने, उसको कांग्रेस का स्लोगन दिया। लेकिन मुस्लिम लीग का मतलब ये कि मुस्लिम कम्युनिटी और कांग्रेस का मतलब कि हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, तो वो तो दो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब दो कौमी नजरिया जो है ना वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब आ जाते हैं जी इस निज़ाम में देखिए, मैंने एक बात पहले की है कि ये तो तय है कि हाँ, अल्लाह ने जब कानून एक बना दिया तो हमने उसको फॉलो करना है। तो मैं तो उससे आगे पीछे होने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, खालिक बेहतर जानता है तख्लीक के बारे में। अब आ जाते जी सिस्टम कैसे चलेगा। हाँ। लोग बड़े पैमाने पे खड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए उसका बड़ा आसान हल है, आप एक इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करें। आप देखें ना, आपका जर्नैल जो है वो जर्नैली कहता है कितने कोर्सेज करता है, कितनी उम्र लगाता है, वो पढ़ता है, तरबियत जिस्मानी तरबियत लेता है। आपका ब्यूरोक्रेट कितने कोर्सेज करता है, कितना वो पढ़ लिख के, कितनी पूरी दुनिया के इल्म लेके फिर वो अपनी जो है ना वो काम करता है। आपका जो है वो सियासतदान क्या करता है, अंगूठा छाप सियासतदान जो है वो सारी जिंदगी उसने जिम्मेदारी की होती है, जागीरदारी की होती है, एजुकेशन लेवल उसकी जीरो होती है, तो वो इतने पढ़े लिखे लोगों पर आके बैठ के हुक्मरान नहीं करता है। तो इनको पढ़ाएं, आप ऐसा इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करेंगे जिससे जो सियासतदान निकल के आए उनको ही हुक्मरानी का हक हासिल हो। उनमें 2 3 4 आप तय कर दें आइन में कि ये 2 लोग खड़े होंगे, ये 3 लोग खड़े होंगे, ये 4 लोग खड़े हो सकेंगे। वो 4 लोग आप खड़े करें, उनके नीचे 30 40 लोगों का ग्रुप बनाए, 25 लोगों का ग्रुप बनाए जिन्होंने मुल्क को चलाना है, और 25 लोगों के 100 लोग खड़े हो जाएंगे एक टाइम पे। 4 अगर ग्रुप भी खड़े होते हैं तो 100 लोगों में से जो 25 बंदे सिलेक्ट होके आएंगे वो एक बंदे के नीचे वो काम करना शुरू कर देंगे। तो ये तो बड़ा आसान है, आप इंस्टीट्यूशन ही वो सारा सेट कर दें तो ये हो सकता है। आपकी ये वैसे लंबी बहस हो जाएगी हमारी। हाँ। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा मतलब बात करने का ये है कि देखें, अगर हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करते हैं या आपने पाकिस्तान आर्मी का जिक्र किया, तो मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी भी होती है वो भी एक सिस्टम है, और उसमें जो लोग आते हैं वो भी बड़ी अर्क-रेज़ी से मेहनत करते हैं, लंबा टाइम लगाते हैं, 20-20 30-30 साल मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत फ़र्क है। पढ़ा लिखा होना जो है वो एक अलग चीज़ है, तालीम याफ्ता होना एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसा विजडम होता है, आप यकीन जाने, मैंने ऐसा विजडम देखा कि बड़े बड़े PhD के पास वो विजडम नहीं होता जो गांव का एक जिसे कह लें पंचायत में बैठा हुआ बंदा जो बात कर देता है और वो बड़ी दयानतदारी की और समझदारी की बात करता है। सही कह रहे हैं। तो वो भी एक इंस्टीट्यूट है। यही प्रॉब्लम है हमारे एक अल्लाह ताला ने हरीक रहमत करे, हमारे उस्ताद थे जर्नलिज्म में प्रोफेसर मेहदी हसन। वो कहने लगे कि यार मैं प्रोफेसर हूँ, एक जर्नैल जॉन साहब उठकर तो पंजाब यूनिवर्सिटी का VC बन गया। हाँ। तो मुझे जर्नैल कहने लगाते। हाँ।
तो हर इदारे की अपनी अपनी एक डोमेन है, उसमें वो काम करता है। खैर, ये बातें आपकी बड़ी इनकलाबी सी हैं और अपेरेंटली मैं समझ पा रहा हूँ या महसूस कर पा रहा हूँ कि यू वांट पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहते हैं आप, एक ऐसा सदारती निज़ाम जिसमें लोगों की मशावरत के साथ, जो माहिरीन सियासत है उनकी मशावरत के साथ एक ऐसा निज़ाम वज़े किया जाए जो पार्टी सिस्टम जिसमें ना हो, पार्टी सिस्टम ना हो और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो ऐसा स्ट्रक्चर पूरा ऑन द होल ऐसा स्ट्रक्चर बना दे। एक नई डिबेट ओपन होगी इसके ऊपर। हम तो पहले ही बड़े धक्के खाए हुए हैं जैसा। मैं तो ऐसा मशवरा आपको दूंगा कि आपकी अवाम दोस्त पार्टी इसको जितना मजबूत आप कर सकते हैं वो करें, इसको अगले प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं, इक़्तिदार में आएँ और उसके बाद अगले 5 साल में ये सारा निज़ाम। नहीं, अभी तो हमने उस साइड पे बात ही नहीं की। हाँ जी, देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि जो सोशल सेक्टर है ना वो गवर्नमेंट के साथ एक पैरेलल निज़ाम है पूरा, ठीक है। और अगर आपने ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली लेके आनी है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना वो गवर्नमेंट इन पावर हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा काम जो है ना वो आप पावर के बगैर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो जो जितना आप कर सकते हैं उतना तो डिलीवर करें ना। बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज ये करती है कि डिलीवर नहीं करती हैं। अच्छा, अब एक बड़ी अच्छी आपने बात की और आपका माशाल्लाह उसमें बड़ा काम भी है सोशल वर्क के अंदर। जी, कि सोशली आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा अपने सोशल वर्क का भी थोड़ा सा हमें गाइड करें कि उसमें आपकी क्या अप्रोच है और क्या प्लानिंग्स हैं और क्या कर रहे हैं आप। देखिए मैं आपको बताऊं, सोशल में हमने ना इसका पार्टी का एक स्ट्रक्चर ही है जो सोशल स्ट्रक्चर है। बेसिकली हम समझते हैं कि अगर सियासत का मतलब ये है कि संवारना, और अगर आपने मुल्क को संवारना मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये तय कर लूँ कि मैंने इस महल्ले को साफ रखना है, या ये जो DHA का है ये इतना एरिया, ये जो पहले इतना साफ सुथरा आपको ये सामने नजर आ रहा है, अगर मैं इसमें भी थोड़े ये जो हम सारे लोग फैसला करने के एक गमला लेके आएंगे और यहाँ पे साथ साथ एक गमला भी रख देंगे और फूलों के गुलदान भी रख देंगे यहाँ पे, तो आप मुझे बताएं कि एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा ना। तो ये है सोशल कंट्रीब्यूशन। हाँ, आपकी नहरें सारी खाली पड़ी हुई हैं, टिम्बर माफिया ने सारे जो है ना वो उनके दरख्त उड़ा दिए हैं। अब सोशल सेक्टर आगे बढ़ के वहाँ पे फलदार दरख्त लगा दे, लकड़ी नहीं करेगी, फल वाफर हो जाएगा, नहरें आबाद हो जाएंगी, कटाव का अमल कम हो जाएगा। आपकी जो सैलाबी नहरें हैं जो पहले आपका आधा सैलाब जो है वो उसको अपने अंदर जम कर लेती थी, अब वहाँ पे कब्जा माफिया बैठा हुआ है। सोशल हल्के सफाई हुई करके तो उनको दोबारा एक्टिव कर देते हैं। तो ये सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ाम को आपने अदा कर दिया अपने मुल्क के, सिर्फ इस वजह से कि आपका जो काम करने वाला वजीर है वो नालायक है, वो उसको पता नहीं है मैंने काम करना है। तो जिस हल्के में जिस बंदे ने काम करना है अगर वो बेहतरीन काम करे, चीजें फिर तरक्की करे, नीचे न जाए। आपका मुल्क नीचे जा रहा है इस वजह से कि नालायक और नकम्मे लोग ऊपर आके बैठते हैं, वो ताकत इस्तेमाल करते हैं, सारा जोर उनका पैसे बनाने पे होता है, वो बनाते हैं और निकल जाते हैं। तो हम जो है ना वो चाहते हैं कि नया निज़ाम हो, सोशल सेक्टर को एक्टिव कर रहे हैं हम, और इस सोशल सेक्टर को एक्टिव करने के बाद हमने बिजनेस प्रोग्राम, अवाम दोस्त बिजनेस प्रोग्राम शुरू किया है, अवाम दोस्त हुनर प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा। अवाम दोस्त घर हम पहले से दे रहे थे, आपको पता माई होम फाउंडेशन पहले से घर दे रही है। जी जी। तो हम जो है ना वो रोटी कपड़ा मकान के लोग नारे लगाते थे, हमने राशन प्रोग्राम किया है रमजान शरीफ में, हमने रोटी के लिए किए, कपड़े हम पहले तकसीम करते हैं। तो हम सोशल सेक्टर की मदद से, वैसे तो अल्लाह के फजल करम से हम अभी तक तो खुद ही कर रहे हैं सारा कुछ, हमारा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसी में से अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है, लेकिन ये कि सोशल सेक्टर की मदद से हम चाहते हैं कि चिराग के साथ चिराग जले, और पूरा पाकिस्तान अगर 4 अरब रुपया उसके लिए इकट्ठा हो सकता है शौकत खानम के लिए, और 5 अरब रुपया सालाना जो है वो नमल कर सकती है, तो अगर 10 अरब रुपये मैं इकट्ठा करूँ ना यहाँ पे, तो मैं 10,000 फैमिलीज को फ्री एजुकेशन दूँ, उसको घर फ्री दे दूँ, ठीक है, और उनका रोजगार फ्री दे दूँ 10,000 फैमिलीज को सालाना। आप देखें कि कितनी बड़ी रेवोल्यूशन बिल्डअप हो सकती है। तो हम सोशल सेक्टर की मदद से अल्टीमेटली इसको खड़ा करेंगे, और उसके लिए ईगर हैं। हमने एक बैकएंड पे कंपनी बनाई है MIP स्टोर के नाम से, मेड इन पाकिस्तान स्टोर, छोटी प्रोडक्शन, 1 नंबर प्रोडक्शन। पाकिस्तान में 2 नंबर माल बनता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर प्रोडक्शन नहीं होती। कंज्यूमर मार्केट खाली पड़ी हुई है, तो हम 1 नंबर प्रोडक्शन को जो है ना वो एक्टिव कर रहे हैं यहाँ पे सोशल सेक्टर की मदद से, और फिर जो है ना वो उसको नेशनली और इंटरनेशनली हम बेचेंगे। बहुत अच्छे जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई जहांगीर साहब के साथ, और सर हम चाहेंगे कि आपके साथ ये सेशन जारी रहे, हमारे आइंदा भी बातें हम आपसे करते रहें। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई चौधरी जहांगीर साहब के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हमारे जो सुनने वाले हैं ऐसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। अवाम दोस्त पार्टी जो सी है उसके प्लेटफॉर्म और मंशूर को हम इंडोर्स करेंगे कि अगर ये मुल्क की खिदमत के लिए कोई भी और कितना भी किरदार अदा कर सकता है, दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू जो सी है वो जारी रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए कुछ करने की कोशिश करते रहें। मुझे
और मेरे साथ अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।